So good evening, everyone. A very good evening to everyone present here. और आप लोगों ने इंटेलिजेंट वर्ड तो बहुत बार सुना होगा, ठीक है? हम बहुत यूजुअली अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करते रहते हैं कि ये पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है या ये इंसान बहुत इंटेलिजेंटली परफॉर्म करता है। बट आप में से क्या कभी किसी ने इमोशनल इंटेलिजेंस वर्ड सुना है, पहला टर्म सुना है? अगर टर्म सुना है और आप में से अगर कोई ये बता सकता है कि आपके अकॉर्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि एक या दो वर्ड्स में इफ यू कैन जस्ट राइट इट इन द चैट बॉक्स कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या हो सकती है। हम इंटेलिजेंट वर्ड्स तो बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं, तो अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस बोलेंगे तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या हो सकता है? किसी को कोई आइडिया इस बारे में? यस, फीलिंग्स, ओके। बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स एंड हेल्पिंग अदर्स, यस। एनीथिंग एल्स? और कुछ हो सकता है इमोशनल इंटेलिजेंस? फीलिंग्स है, औरों को समझना, यस, एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स, ओके। इमोशन को कंट्रोल करना, सो बेसिकली इमोशन रेगुलेशन, ओके। सोशल हेल्थ, ग्रेट। सो काफी बच्चों को बहुत बेसिक आइडिया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है। नाउ अगर हम इसको थोड़ा और अंडरस्टैंड करें कि इमोशनल इंटेलिजेंस का एग्जैक्टली मतलब क्या है, तो जैसे हमने बात की, यस, इमोशनल इंटेलिजेंस इज कि और हाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड आवर ओन इमोशंस, ओके, how we are able to control our own emotions and how well we are able to understand the emotion of others. So when we talk about emotional intelligence, it is not only in terms of understanding औरों के इमोशंस कि आप कितने औरों के अच्छे इमोशन समझ रहे हो। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये भी है कि हम अपने खुद के इमोशंस कितने अच्छे से समझ पाते हैं। एक मिनट दीजिएगा। मुझे बस एक बार एक हेड्स अप चाहिए कि क्या मेरी स्लाइड चेंज होती हुई किसी को दिख रही है? कैन पीपल सी माय स्लाइड गेटिंग चेंज्ड? हाँ मैम। नहीं हर्षिता मैम, अभी चेंज नहीं हुई स्लाइड। अभी चेंज नहीं हुई। अब आप या तो उसमें से, हाँ अब हो गई हो। राइट। तो जैसे हमने अभी बात की कि इमोशनल इंटेलिजेंस की बेसिक डेफिनेशन क्या है, तो वो यही है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज इमोशंस, ओके, एंड यूजिंग दिस अवेयरनेस टू मैनेज योरसेल्फ एंड रिलेशनशिप विद अदर्स। तो कोई मुझे क्या ये बता सकता है थ्रू चैट बॉक्स की इमोशनल इंटेलिजेंस की नीड ही क्या है? मतलब ठीक है, हम बोल रहे हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि हम अपने इमोशंस कितनी अच्छी तरह से समझते हैं, या फिर हम औरों के इमोशंस कितनी अच्छी तरीके से समझते हैं। बट हमें इमोशनल इंटेलिजेंट होना क्यों इम्पोर्टेंट है? एनी आइडियाज अबाउट दिस? क्यों इमोशनल इंटेलिजेंस के हम बारे में आज बात कर रहे हैं? To understand emotions, yes, to understand emotions for our health, okay. Anything else? To make relations with others, okay. सिचुएशन को बेटर मैनेज कर सकते हैं, ओके। सो एरिस्टोटल ना एक बहुत फेमस ग्रीक फिलोसफर थे जिनने ये कोट दिया था। आई जस्ट रीड दिस कोट फॉर यू, यू गाइस कैन आल्सो रीड इट, ओके, एंड देन आई एक्सप्लेन व्हाट ही इज ट्राइंग टू से थ्रू दिस कोट। Anybody can become angry, that is easy, but to be angry with the right person and to the right degree and at the right time and for the right purpose and in the right way, that is not within everybody's power and that is not easy. तो यहाँ पे एरिस्टोटल ने ये बोला कि बहुत इजी है हमारे लिए किसी बात पे गुस्सा हो जाना, ठीक है, पर ये बात समझ पाना कि हम जिस बात पे गुस्सा है, क्या वो बात एक्चुअली गुस्सा होने वाली है? जिस तरीके से हम अपना गुस्सा शो कर रहे हैं, क्या वो गुस्सा तरीका शो करने का सही है कि नहीं? बिकॉज कई बार ऐसे होता है कि हम बहुत गुस्से में हैं, हम सोचते नहीं है कि हमारा जो एंगर हम दिखा रहे हैं, जिस वे में दिखा रहे हैं वो सही है कि नहीं, और हम बस अपना एंगर शो कर देते हैं। कभी कभी बहुत वायलेंस की तरह शो कर देते हैं, कभी कभी जो हमारे क्लोज वंस हैं उनके साथ हम बहुत रूड हो जाते हैं, और उसके बाद में वो रिग्रेट रहता है कि मे बी मुझे इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था, या मे बी मुझे इस तरीके से नहीं बात करनी चाहिए थी, ठीक है।
अगेन फिर यहाँ पे ये डेफिनेशन में आप ये वर्ड भी देखेंगे कि एट द राइट टाइम एंड फॉर द राइट पर्पस। तो अब कभी कभी ऐसा है कि कोई सिचुएशन ऐसी होगी जहां आपको गुस्सा आ रहा है पर आप गुस्सा दिखा नहीं सकते, ठीक है, आपको दिखाना चाहिए नहीं। तो हमें इमोशनल इंटेलिजेंस ये समझने में हेल्प करती है कि अगर हमें कोई इमोशन फील हो रहा है तो क्या वो इमोशन जो हम सिचुएशन है उसमें दिखाना सही है कि नहीं है, क्या वो इमोशन जिस इंसान पे हम दिखा रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है, जिस तरीके से हम उस इमोशन को शो कर रहे हैं या दूसरे इंसान को बता रहे हैं कि दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग, क्या वो तरीका वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपको चलो एग्जाम्पल देती हूँ। आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है। अब कभी ऐसा होता है, अब कई बार ऐसा होता है कि हम इस टाइम पे कभी कभी जब व्हेन वी आर टॉकिंग टू आवर पेरेंट्स तो हमारी किसी किसी बात पे नहीं बनती है, ठीक है। और हमें ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स के व्यू किसी चीज में थोड़े डिफरेंट हैं, हमारे थोड़े डिफरेंट हैं। अगर हम इस वे में देखें और मानिए कभी 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 ऐसा होता है कि हमें अपने पेरेंट्स की कोई बात अच्छी नहीं लगती, हमें बुरी लग जाती है, हम सैड या एंग्री हो जाते हैं। तो अब इमोशनल इंटेलिजेंट इंसान क्या करेगा? अगर कोई इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट है तो वो अपने वही पेरेंट्स को वही इमोशन दिखाने के लिए कि आई एम सैड या एंग्री, उन पे शाउट करके या उनके साथ रूड होके वो इमोशन शो नहीं करेगा। इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल क्या करते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अब दो वर्ड्स हम बहुत इंटरचेंजली भी यूज करते हैं, रिएक्ट एंड रिस्पॉन्स, पर दोनों वर्ड्स में, रिएक्ट में और रिस्पॉन्स में बहुत फर्क होता है, ठीक है। रिएक्ट का मतलब ये होता है जब आप बिना सोचे समझे किसी तरीके से बिहेव कर देते हो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने कुछ उल्टा बोला, आपने उसको मार दिया या आपने उसको उल्टा बोल दिया, ठीक है। दैट इज रिएक्शन, कि आपने नहीं सोचा कि जो आप कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है और एकदम जो आपको फील हुआ आपने कर दिया। रिस्पॉन्स क्या हुआ कि आपको किसी ने कुछ बुरा बोला, आपको बुरा लगा, आपको गुस्सा भी आया, पर आप एकदम उस बात पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, आप थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, उस बारे में थोड़ा सोच रहे हैं कि जो मैं अब बोलूं या जैसे मैं बिहेव करूं क्या राइट वे होगा बताने का कि मैं गुस्सा हूं, और देन आप उस चीज को हैंडल कर रहे हैं। तो अगर हम पेरेंट्स वाली जैसे भी बात कर रहे थे, तो अगर कोई इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट है, अगर हम बोले समबडी इज इमोशनली इंटेलिजेंट, तो अगर वो रिस्पॉन्ड करेगा ना तो वो आराम से पहले बैठ के सोचेगा, फिर अपने पेरेंट्स के बाद जाके आराम से बात करेगा, बोलते हुए ये बताएगा कि आई वॉज एंग्री, बट ऐसे बताएंगे अपने पेरेंट्स को कि मेरे को ना जो हम थोड़ी देर पहले बात की, आपने जो मुझे बोला मुझे सुनने में बहुत अच्छी नहीं लगी, मुझे थोड़ा उस टाइम गुस्सा भी आया, तो तभी मैं आपसे एक बात बताने आई हूँ या बताने आया हूँ कि मुझे उस बात का थोड़ा बुरा लगा था। पर कोई इंसान जो इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं है, दैट पर्सन वुड एंड अप शाउटिंग। सो दैट इज व्हाई इमोशनल इंटेलिजेंस इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि कौन सी सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करना है। ओके, यस। नाउ हम आईक्यू और ईक्यू की बात करते हैं। तो आईक्यू क्या है? इंटेलिजेंट कोशेंट। तो बेसिकली जब हम इंटेलिजेंस किस में कितनी इंटेलिजेंस है उसको मेजर करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसे आईक्यू के फॉर्म में मेजर करते हैं, ठीक है। पर जब हम किसी को ये मेजर करने की कोशिश करते हैं कि कौन कितना अच्छे से इमोशंस को समझता है और किसकी इमोशनल मैनेजमेंट अच्छी है, तो हम उसको ईक्यू कहते हैं, ठीक है। अब हमारे लिए जो आईक्यू है वो थिंकिंग पार्ट है, जहां पे हम सोच रहे हैं, ठीक है। और जो ईक्यू है वो फीलिंग पार्ट है, ठीक है। आईक्यू आप यूजुअली देखेंगे तो हम टिल डेट बहुत ज्यादा एकेडमिक्स से जोड़ते हैं, ठीक है, स्कूल स्टडीज से जोड़ते हैं। हम किसी कॉन्सेप्ट को कितनी अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, किसी लैंग्वेज को कितनी अच्छी से समझ पा रहे हैं, वो आईक्यू का पार्ट बनता है। पर जो ईक्यू का पार्ट बनता है वो है कि हम किसी इमोशन को कितनी अच्छे से समझ पा रहे हैं, अपने इमोशंस को या किसी और दूसरे पर्सन के इमोशंस को, ठीक है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आईक्यू बाय एज ऑफ 17, 17 साल की उम्र तक आईक्यू जो होता है ना वो अपना मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है। और आईक्यू ऐसी चीज है जो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। अगर 17 ईयर्स तक एक आईक्यू बन गया है तो वो सेम आईक्यू रहता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आईक्यू जो है वो बहुत बहुत एक्सटेंड तक हमारी बर्थ पे भी डिपेंड करता है। पर जो ईक्यू है, द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज कि ईक्यू चेंज किया जा सकता है और ईक्यू हमेशा बढ़ाया जा सकता है थ्रू आउट लाइफ, उस पे वर्क करके, ठीक है। एंड यूजली ऐसा सोचा जाता है, अभी तक हम ऐसे ही हमेशा सोचते आए हैं कि अगर एकेडमिक्स में हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो यूजली ऐसे बोल दिया जाता है कि इसका आईक्यू कम होगा। बट द रियलिटी इज कि आईक्यू जिनका हाई होता है ना उसके बाद भी सिर्फ सक्सेस लाइफ में 10 to 20% गारंटीड होता है।
बट बहुत सारे रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया है कि जिनका ईक्यू हाई है और जिनका ईक्यू अच्छा है वो 90% सक्सेसफुल होते हैं। तो अगर आईक्यू बहुत हाई भी ना हो, अगर इंसान ठीक है अपने एकेडमिक्स पे ध्यान देना है, अपने एकेडमिक्स के लिए अच्छे से पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। बट अगर ईक्यू प्रेजेंट ही नहीं है ना, तो एकेडमिक्स एंड मार्क्स कैन नॉट हेल्प, बिकॉज IQ helps you in achieving marks, having a report card, but EQ helps and teaches you life skills कि औरों से कैसे बात करनी है। जब आप कहीं काम करने जा रहे हैं तो वहाँ अपने रिलेशंस कैसे बनाने हैं, अपने इंटरव्यूज कैसे देने हैं। अब आई डोंट नो अगर आपने अब ये चीजें सुनी है कि नहीं, बट मैं आपके बस ऐसे एग्जांपल शेयर कर रही हूँ बिकॉज मैंने मल्टीपल लोगों से बात की है और ऐसे कई बार कई ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे हुआ है कि कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है। अब यस, मेहनत करने के फायदे रहते हैं, किसी के मार्क्स अच्छे आए, यस एडमिशन मिल जाएगा। बट जॉब्स के टाइम पे ऐसे कई बार हुआ है कि किसी के थ्रू आउट 3 ईयर कॉलेज 4 ईयर कॉलेज बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, ठीक है, और एक है जिसके मीडियोकर मार्क्स हैं, ना बहुत खराब है ना बहुत अच्छे हैं, बट स्टिल जो लोग इंटरव्यू में अच्छा कर जाते हैं या जो वहां अपना अच्छा इंप्रेशन फॉर्म कर जाते हैं बिकॉज ऑफ द EQ, ठीक है, वो उनको जॉब मिल जाती है कई बार मच हायर पेइंग देन उन लोगों के जिनकी IQ हाई होता है। तो दैट इज वाई EQ पे थोड़ा फोकस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर EQ हाई है तो अपने आप ही सक्सेस के चांसेस हाई होते हैं। नाउ विल जस्ट अंडरस्टैंड कि इसके पीछे साइंस क्या है। ओके, सो यूजुअली जब हम फीलिंग्स की बात करते हैं और जब भी कोई हम किसी को बोलेंगे कोई इमोशनल है, तो हम सबसे पहले स्टेटमेंट बोल देते हैं कि बिकॉज ये पर्सन इमोशनल है इसलिए ये पर्सन रैशनल तो होगा ही नहीं। बिकॉज जो इमोशनल है, जो इमोशंस पे इतना हाई है, जो अपने इमोशंस के बारे में इतना सोचता है, पूरे टाइम इमोशनल रहता है, वो क्या रैशनल होगा। बट इन रियलिटी EQ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज एसोसिएटेड विद द ब्रेन। तो यूजुअली क्या होता है कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है, हमारी आईज, हमारी नोज, हमारे ईयर्स, ठीक है, ये सेंस ऑर्गन्स इंफॉर्मेशन लेती हैं, ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन लिम्बिक सिस्टम तक जाती है, ठीक है, बिकॉज मेन तो इंफॉर्मेशन हमारी सेंसेस लेती ही इसलिए है क्योंकि वो ब्रेन तक जा सके और ब्रेन फिर उसे इंटरप्रेट कर सके। तो इस केस में क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन जाती है लिम्बिक सिस्टम से, लिम्बिक सिस्टम में फीलिंग्स प्रोसेस होती हैं, वहां हमारे जो हमें इंफॉर्मेशन मिली होती है उसको उसकी लेबलिंग होती है और उसके बाद ब्रेन में जाके उसके बारे में रैशनली सोचा जाता है। तो मैं आपको थोड़ा बेटर एक्सप्लेन करने के लिए आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, उससे आपको ये कॉन्सेप्ट बेटर समझ आएगा। सो फॉर एग्जांपल, यू आर वॉकिंग ऑन अ स्ट्रीट, रात के टाइम पे आप कहीं बाहर घूम रहे हैं, आप स्ट्रीट पे हैं और आप देखते हैं कि वहां पे कोई इंसान है जिसने अब मास्क पहना हुआ है या हैंडकरचिफ पहना हुआ है पूरे ऐसे फेस पे, एंड दैट पर्सन हैज अ नाइफ इन देयर हैंड, ठीक है, पतली सी गली है, यू सी समवन लाइक दैट। तो सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन जा रही है, तो इंफॉर्मेशन क्या जा रही है, इंफॉर्मेशन ये जा रही है सेंस ऑर्गन से, आपने जो देखा कि ओके एक इंसान खड़ा हुआ है, उसके हाथ में नाइफ है, उसने हैंडकरचिफ बांधा हुआ है। अब पहले इंफॉर्मेशन जा रही है आपके लिम्बिक सिस्टम में, ठीक है, वहां पे जिस तरीके से आप इमोशन को लेबल करेंगे, जो आपने देखा है उसको लेबलिंग देंगे, उस हिसाब से आप बिहेव करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखते हो और आपको ये चीज आती है कि ओ माई गॉड आई एम फ्राइटेंड, ओ इतनी रात को कोई चाकू लेके खड़ा है विद विद हैंडकरचिफ, मे बी ही और शी कैन बी अ थीफ। तो अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन जाती है टू योर लिम्बिक सिस्टम और आपके ये लिम्बिक सिस्टम ये लेबल कर देता है आपको कि दिस इज अ फ्राइटनिंग सिचुएशन, आपको इस सिचुएशन से डरना चाहिए, तो उसी टाइम आपका ब्रेन डिसीजन लेगा कि यहाँ तो मैं अपना रास्ता चेंज कर दूं, या मैं भाग जाऊं, या मैं किसी को हेल्प के लिए कॉल कर दूं, ठीक है। बट अगर आपका ये जो लेबलिंग है, ठीक है, अगर आपका ब्रेन लेबल ही नहीं करता इस सिचुएशन को, कोई इमोशन ही नहीं देता, तो फिर तो अगर वो सच में थीफ होगा और वहां से आप निकलेंगे तो आप बहुत हार्म में हैं। तो बेसिकली हमारे इमोशंस हमें बहुत एक्सटेंड तक प्रोटेक्ट करते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि जो भी स्क्रीन पे ऐसे ड्राइंग कर रहे हैं काइंडली मत कीजिए, बिकॉज वी आर हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन एंड दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। यस, सो आई वाज जस्ट सेइंग कि तो इम्पोर्टेंट बात ये है व्हेन यू टॉक अबाउट तो हमारे इमोशंस हमें प्रोटेक्ट करते हैं, बिकॉज हमारा ब्रेन का मेन एम क्या है, टू कीप अस अलाइव, एंड इमोशंस भी यही काम करते हैं, हमें सिचुएशंस से जो हमारे हार्मफुल हो सकती हैं, जिनमें हमें समझ नहीं आ रहा कि व्हाट इज द राइट डिसीजन, वो हमें हेल्प करती हैं डिसीजन मेकिंग।
तो जब अभी तक जो लोग सोचते थे कि इमोशंस आर कंप्लीटली इरेशनल एंड इलॉजिकल, उनके लिए मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि इमोशंस बहुत लॉजिकल होते हैं। नाउ अब 4 स्किल्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की, ठीक है। हम एक एक करके चारों स्किल्स डिस्कस करेंगे। पहली स्किल है सेल्फ अवेयरनेस, सेकंड है सेल्फ मैनेजमेंट, थर्ड है सोशल अवेयरनेस एंड फोर्थ है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट 2 है वो पर्सनल पे बेसिस है, एज इन अपने इमोशंस को समझना, और जैसे मैंने भी पहले बताया था, अपने इमोशंस को मैनेज करना। और जो सेकंड 2 है सोशल अवेयरनेस, वो है दूसरे के इमोशन को समझना और उसके बाद दूसरों के साथ बेटर बॉन्ड फॉर्म करना, ठीक है। तो हम सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने इमोशन को खुद समझ पाना। ऑल्दो सुनने में बहुत इजी लगता है, बट अगर मैं अभी आप में से किसी से पूछूं कि आप मुझे 5 से ज्यादा, चलो 7 इमोशन से ज्यादा नेम करके बताइए, तो कैन समबडी राइट द इमोशंस इन चैट बॉक्स? कितने कितने टाइप के इमोशंस होते हैं? कैन समबडी टेल मी कि इमोशंस कौन से होते हैं? इमोशंस को नेम कर सकता है कोई मेरे लिए? and beautiful. हैप्पी, यस। आप मैं सुन नहीं पाई, आप जो बोल रहे थे, आप क्या फिर रिपीट करेंगे? Happy, angry, sad. हैप्पी, सैड, क्यूरियस, यस, डिस्गस्ट, I would like to request everyone, please use the chat box for the responses. एंग्री, सैडनेस, डिप्रेशन, हैप्पी। आप सब जिन ने मुझे अभी रिप्लाई किया, यस, आपने बिल्कुल इमोशंस के नाम सही दिए हैं, बट अगर आप मोस्टली देखेंगे ना, आप ये देखिए इमोशंस जो हैं वो कितने रिपीट पे हैं, ठीक है। मतलब मोर देन 10-11 को नेम नहीं कर पा रहे, जबकि रियलिटी में इतने इमोशंस एग्जिस्ट करते हैं ना। और पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है अपने इमोशंस को लेबल करने में, कि हमें पता ही नहीं है कि इमोशंस के डिफरेंट डिफरेंट नाम क्या हैं। सो हम कुछ फील कर रहे होंगे, बट हमको नहीं पता कि हम उसे एक्सप्रेस कैसे करें। कई बार होता है ना कि हम किसी एक वे में फील कर रहे हैं, और बस हमें जो लोग जानते हैं वो हमें देख के बता पा रहे हैं दैट समथिंग इज रॉन्ग, कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है। वो हमसे पूछेंगे कि क्या हो गया, बट हम आंसर देंगे कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या फील कर रही हूँ, मैं क्या फील कर रहा हूँ। दैट इज बिकॉज हमें इमोशंस के नाम नहीं पता होते। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, इसे होमवर्क की तरह ले लीजिए प्लीज, और ये आपको ही हेल्प करेगा कि एक बार जाके बस नेट पे सर्च करके देखना कि एक्चुअल में क्या किस किस टाइप के इमोशंस होते हैं और किस किस नेम के होते हैं। एंड यू वुड रियलाइज कि हर एक फीलिंग के लिए जो आप फील करते हैं उसके लिए इतने नाम हैं, इतने सारे नाम हैं विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ। एंड एक बार अगर हमें इमोशंस के नाम पता हो कि क्या क्या नेम्स होते हैं, तो इट बिकम्स मच इजियर फॉर अस टू लेबल आवर फीलिंग्स, बिकॉज कई बार ऐसा होता भी है, हम किसी एक वे में बिहेव कर देंगे, ठीक है, वी जस्ट बिहेव इन अ सर्टेन मैनर, और उसके बाद हमसे कोई पूछेगा कि आपने इस तरीके से क्यों बिहेव किया, आपके पास आंसर नहीं है, यू वुड बी लाइक, और मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ था, या मैंने इस तरीके से क्यों रिस्पॉन्ड किया था, मुझे नहीं समझ आया, बस उस टाइम पे मैंने कर दिया। तो दैट इज बिकॉज हम अपने इमोशंस को लेके अवेयर नहीं है। तो यूजली हम लोग बहुत कॉन्फिडेंटली बोल देते हैं कि वी नो आवरसेल्व्स द बेस्ट, बट knowing ourselves and understanding ourselves is the most difficult thing, because still हमें बाहर वाले देख के बता देते हैं कि क्या फीलिंग हो रही है, बट अपने आप को समझ पाना, इंट्रोस्पेक्शन कर पाना is a skill that needs to be developed over time, और वो प्रैक्टिस से ही आती है। आप एक दिन में इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस नहीं ला सकते। सेल्फ अवेयरनेस है जो आपको रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करके आती है, ठीक है, कि इमोशंस कैसे हैं, आपको कब कैसा फील हो रहा है, वो आप जब तक नोटिस करना स्टार्ट नहीं करेंगे, जब तक सेल्फ अवेयरनेस आनी स्टार्ट नहीं होती। ओके, अगर हम बात करें कि हम अपनी सेल्फ अवेयरनेस इंप्रूव कर कैसे सकते हैं, ठीक है, तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है अपनी सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज करने का, और जो सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस के लिए नहीं हेल्पफुल है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ओवर थिंकिंग, हर चीज के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, उसे कहते हैं मेडिटेशन, ठीक है।
एंड मेडिटेशन बहुत फॉर्म्स में होती है, मैं आपको आज 2-3 सिंपल फॉर्म्स बता रही हूँ, ठीक है। फॉर स्टार्टर्स, जो लोग नया नया मेडिटेशन ट्राई करना चाहें, उनके लिए तो सबसे अच्छा बोला जाता है कॉन्सेंट्रेटिव मेडिटेशन। तो अब जिन लोगों को कॉन्सेंट्रेटिव मेडिटेशन करनी है, यूजुअली वो लोग क्या करते हैं, या तो अपने सामने कोई ऑब्जेक्ट रख लेंगे, इट कैन बी अ कैंडल, इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, एक बॉटल रख ली, एक लैंप रख ली, कुछ भी ऑब्जेक्ट अपने सामने रखा एंड उस पर सिर्फ फोकस किया बैठ के फॉर 5 to 10 मिनट्स। और जब भी फोकस या थॉट्स कहीं और जा रहे हैं तो ठीक है, थॉट्स कहीं और जाने दे सकते हैं, पर जैसे ही ये बात रियलाइज हो कि मेरे थॉट्स कहीं और जा रहे हैं, उसी टाइम वापस अपना फोकस उस ऑब्जेक्ट पे लाना है। अगर ऑब्जेक्ट के साथ नहीं करनी, तो जो सेकंड तरीका है बहुत अच्छे से मेडिटेशन करने का है, वो है थ्रू ब्रेथ, ठीक है। तो आंखें बंद करके अपनी ब्रेथ पे फोकस करना कि मैं किस हाउ एम आई ब्रीदिंग। और जो मेडिटेशन करते हैं, सो वी ट्राई कि हम अपनी ब्रेथ को बिल्कुल भी चेंज ना करें, उसे फास्ट या उसे स्लो ना करें, पर वो जैसे है एज इट इज, फोकस रखना है अपनी ब्रेथ पे कि व्हेन आई टेक माय ब्रेथ इन, तो मेरी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, एंड व्हेन आई लीव इट आउट, तब मेरी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो meditation is a wonderful way to improve your self awareness. Second way of improving your self awareness is that when you feel कि आपकी डे में कोई ऐसा सिचुएशन हुई है, या कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसका आपको समझ नहीं आ रहा कि इसमें मैंने कैसा फील किया, या यू नो मैंने इस वे में क्यों रिएक्ट किया, तो यू सिट फॉर सम टाइम विद योरसेल्फ एंड यू एनालाइज द सिचुएशन, कि अच्छा ये चीज हुई थी, इससे पहले मैं क्या फील कर रही थी, एंड यू ट्राई टू लेबल योर इमोशंस। मैं ये नहीं कह रही कि एक दिन में दिस विल बी सक्सेसफुल, बट व्हेन वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, एक बार आप अपने इमोशंस को लेबल करना शुरू कर देंगे, तो आप रियलाइज करेंगे कि अपने इमोशंस को समझना बेटर हो रहा है। थर्ड थिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग इमोशंस इज दैट हमारी बॉडी भी हमें साइंस देती है, ठीक है। तो अगर आप एंशियस फील कर रहे हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है, जो लोग एंशियस फील कर रहे हैं उनके हैंड स्वेट करने लगेंगे, ठीक है। और एकदम सर में दर्द होना शुरू हो सकता है, या फिर हार्ट बीट तेज हो जाएगी, तो या ब्रीदिंग इशू हो जाता है, ब्रीदिंग इशू एज इन थोड़ी सांस तेज हो जाती है। तो यू कैन सी कि यू कैन अंडरस्टैंड, ओके मेरे को इस सिचुएशन में मेरे को स्वेटिंग शुरू हो गई है, मुझे मेरी हार्ट बीट तेज हो गई है, मेरी ब्रीदिंग थोड़ी रैपिड हो गई है, तो मेरी मैं सिचुएशन में एंशियस हूँ। एंड देन वो आपको समझने में हेल्प करता है कि अच्छा, तो ये सिचुएशन मुझे एंशियस बनाती है, ठीक है। तो एक तरीका ये है कि अपनी बॉडी के साइंस नोटिस करना, क्योंकि बॉडी हमेशा साइंस देती है। एक वो भी इम्पोर्टेंट है अपनी सेल्फ अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए, या अगर आप कुछ कर रहे हैं, अगर आपको इमोशन दिखा रहे हैं, तो आप उस इमोशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, ये इमोशन मैंने फील किया। यूजुअली क्या होता है, ओवर टाइम हम लोगों ने इतने इमोशंस को डिवाइड कर दिया ना, नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस में, that we do not want to take responsibility for the negative emotions. But it is important to understand that even the negative emotions, anger, sadness, guilt, shame, ये सारे नेगेटिव इमोशंस ना डीप डाउन हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। So instead of shying away from these emotions, ये समझना इंपॉर्टेंट है कि अगर मुझे एंगर आ रहा है, एंगर फील हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है। अगर मुझे किसी सिचुएशन में शेम फील हो रही है, शर्म आ रही है, तो मुझे वो क्यों फील हो रही है। गिल्ट फील हो रहा है, ठीक है, कि मुझसे गलती हो गई, तो इस सिचुएशन में ऐसा क्या है कि मुझे गिल्ट फील हो रहा है। तो इमोशंस के साथ साथ ना ये समझना भी कि ये इमोशन मुझे फील ही क्यों हो रहा है, भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इनको ये रीजन समझने की कोशिश करने को हम इमोशनल ट्रिगर्स कहते हैं, ठीक है। क्योंकि कई सिचुएशंस ऐसी आती है हमारी लाइफ में, जिनमें हम एकदम से ट्रिगर हो जाते हैं, हम एकदम से एंग्री फील करेंगे, एकदम से एक तरीके से बात करना शुरू करेंगे, चाहे वो खुशी खुशी हो, चाहे वो सैड हो। तो हम सबके इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं, ठीक है। और अगर हम अपने इमोशनल ट्रिगर्स आइडेंटिफाई कर लें कि ऐसे क्या सिचुएशंस हैं जिनमें हम एक सर्टेन वे में रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो बहुत हेल्प हो जाती है सेल्फ अवेयर होने में। अब ठीक है, अब हमने बात की सेल्फ अवेयरनेस की, सेल्फ अवेयरनेस क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने थोड़ी एक्चुअली सेल्फ मैनेजमेंट की भी बात की है साथ साथ। तो अगर मुझे कोई चैट बॉक्स के थ्रू ये बता सके अब कि अगर मैं सेल्फ अवेयर हूँ, या आप अगर सेल्फ अवेयर हैं, तो फिर वो सेल्फ मैनेजमेंट में कैसे हेल्प कर रहा है। सेल्फ मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ, अगर किसी इंसान को पता है कि मेरे इमोशंस क्या है, अगर मैं अपने इमोशंस को समझती हूँ, अगर मुझे समझ आते हैं अपने इमोशंस, तो फिर सेल्फ मैनेजमेंट क्या हुआ, और मैं अपने आप को बेटर कैसे मैनेज कर सकती हूँ।
कोई मुझे अगर कोई एग्जांपल दे सके थ्रू द चैट बॉक्स, या मुझे बस समझा सके कि इनमें कोई रिलेशन है कि नहीं है, और अगर रिलेशन है तो क्या रिलेशन है? Yes, to make decision about situation related to emotions. कोई क्या मुझे कोई एग्जांपल टाइप करके दे सकता है, कुछ शॉर्ट सा एग्जांपल? Yes, to check that it is right or not, we react good or not. Okay, managing our emotions to make better decisions and get better outcome from situations. Yes, Rishu, this is completely correct. Would anybody else like to answer? ओके, मैं बस ठीक है, तो बिल्कुल ये बात सही बताई है कि सेल्फ अवेयरनेस हेल्प करती है हमें फिर उन सिचुएशंस को बेटर हैंडल करना। तो अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हमें पता है हमें किस सिचुएशन में गुस्सा दिखाना है कि नहीं दिखाना, किससे कब प्यार से बात करनी है, अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है। अगर मुझे कहीं पे एंजाइटी फील हो रही है, तो अगर मुझे पता है मुझे एंजाइटी फील हो रही है, तो देन आई वुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग स्टफ जिससे मुझे एंजाइटी फील ना हो। एंजाइटी ना फील होने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? अगेन मेडिटेशन, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना। एंजाइटी हो रही है तो अपने आसपास देखना कि मेरे पास जो जो चीजें ऑब्जर्वेबल हैं उनको उनको काउंट करना शुरू कर देना। जो जो साउंड्स मैं सुन पा रही हूँ उनको उनको उनका नेम करना शुरू कर देना कि ओके, फैन का साउंड आ रहा है, बाहर कार्स का साउंड आ रहा है, बर्ड्स का साउंड आ रहा है। ठीक है, तो सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ अवेयरनेस जो है वो हेल्प करती है मैनेज करने में इमोशंस। ठीक है, अब मैं आपको एक दो सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक्स भी सिखा देती हूँ। ये साइकोलॉजी में बहुत यूजफुल टेक्निक्स होती हैं अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए, और साथ साथ में बिहेवियर को मैनेज करने के लिए। और ये सिर्फ इमोशंस के साथ वर्क नहीं करती है, सारे बिहेवियर हैबिट्स के साथ भी वर्क करती हैं। एंड यू कैन लिटरली ट्राई दिस आउट इन योर एवरीडे लाइफ, दिस वुड बी हेल्पफुल। सो अ वेरी फेमस टेक्निक ऑफ बिहेवियर थेरेपी जो हम अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए, अपने बिहेवियर को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। ठीक है, तो जब मैं यहाँ रीइंफोर्समेंट की बात कर रही हूँ तो उसका मतलब ये है, ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आई एम समवन, मैं एंगर ही बेसिक इमोशन लेते हुए भी चल रही हूँ और उससे एग्जांपल वो करूंगी। ठीक है, कि जस्ट इमेजिन कि मुझे बहुत गुस्सा आता है और पूरे वीक में गुस्से में रहती हूँ, और मुझे पता है, मैं अवेयर हूँ कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, पर मुझे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा। और मुझे बहुत लोग बता भी चुके हैं कि आपको ना बहुत गुस्सा आता है, और मुझे नहीं पता मैं अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करूंगा अब आगे। तो बस रीइंफोर्समेंट अब मैं कैसे यूज करूंगी? रीइंफोर्समेंट का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा करना, अपने आप को कुछ ऐसा देना जिसकी वजह से मैं गुस्सा दिखाना बंद कर दूं। तो अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके और बताती हूँ। तो जैसे अब मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मैं ये डिसाइड करूंगी कि चलो, अगर अब मैं अगले एक हफ्ते गुस्सा नहीं करती, मैं किसी भी तरह अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेती हूँ, तो एट द एंड ऑफ द वीक मैं अपने आप को अपनी फेवरेट मूवी दिखाने चली जाऊंगी। मैं अपने पेरेंट्स को बोलूंगी मुझे वो कुछ मेरा फेवरेट बना के खिला दें। मैं अपने लिए कुछ नया ले लूंगी, चाहे मुझे कोई नए शूज लेने हो, कुछ नया टॉप लेना हो, या फिर मुझे कोई ऐसा शो था जो मुझे ऑनलाइन देखना था बट मैं देख नहीं रही थी, तो मैं ये डिसाइड करूंगी कि अगर अब एक हफ्ते में गुस्सा नहीं दिखाती हूँ, ठीक है, तो मैं वो शो देखने वाली हूँ। तो दिस इज रीइंफोर्समेंट। तो अगर अब मुझे चाहिए वो चीज जो मुझे बहुत पसंद है, तो उसके लिए मैंने एक टाइम लिमिट सेट कर दिया एक हफ्ते की, कि अगर मैं गुस्सा नहीं दिखाऊंगी तो ही मैं वो वो मूवी देखूंगी, या वो शो देखूंगी, या वो टेस्टी खाना खाऊंगी। तो इससे मैं अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, कि इस तरीके से कंट्रोल हो बिहेवियर। पनिशमेंट कैसे वर्क करती है? अब पनिशमेंट इस वे में वर्क करती है कि ठीक है, अगर मैंने एक हफ्ता यू नो ये एंगर नहीं दिखाया तो मुझे कुछ मिलेगा, बट अगर मैंने दिखाया तो उसका मुझे क्या नुकसान होगा? तो उसका मुझे ये नुकसान होगा कि फॉर एग्जाम्पल मैं वीकेंड पे प्लान कर रही थी कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कोई गेम खेलने जाऊंगी, या उसके साथ बाहर जाऊंगी, या मैं अपने पेरेंट्स के साथ कहीं बाहर जाऊंगी, तो मैं अपने लिए वो कैंसिल मान लेती हूँ। अगर मैंने गुस्सा दिखा दिया है तो अब मैं बाहर शुरू में मैंने स्टार्ट करी थी 149 हो गए थे।
अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया है अब, ठीक है, कि और अगर मैं गुस्सा दिखा देती हूँ तो उसके बाद फिर मैं वो जो मैंने चीज मेरे को मिलने वाली थी अब वो मुझे नहीं मिलेगी, दैट इज अ पनिशमेंट। तो आपको जैसे लगता है अपना बिहेवियर बेटर मैनेज कर पा रहे हैं, अगर आपको लगता है आप ज्यादा मोटिवेटेड तब रहते हैं जब आपने अपने लिए कुछ चीज सेट करते हैं कि मुझे कुछ मिलेगा, तो आप रीइंफोर्समेंट यूज कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए रीइंफोर्समेंट इतनी अच्छी वर्क नहीं करती, कुछ लोगों के लिए पनिशमेंट ज्यादा बेटर वर्क करती है। कि अगर उनको डर ज्यादा ये होता है कि जो मेरे को नहीं मिल, अगर मुझे वीकेंड पे ही नहीं मिला तो भैया मेरा तो काम ही नहीं चलेगा, यू नो तो उनके लिए पनिशमेंट ज्यादा बेटर वर्क करती है, कि वो अपने लिए सेट कर लेते हैं कि मुझे ये चीज नहीं मिलेगी। तो reinforcement and punishment is a very good way to self manage your behavior. Now we'll talk about being socially aware. तो जब हम socially aware होने की बात करते हैं तो ठीक है, हमने अपने इमोशंस को तो समझने की बात कर ली, बट हम अब इस एनवायरमेंट में हम अकेले तो है नहीं, हमारे साथ और भी लोग हैं, और भी ह्यूमंस हैं, ठीक है, और सब डिफरेंट हैं। तो औरों को इमोशन समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज सबसे पहली बात तो ये समझनी इंपॉर्टेंट है कि हम सब डिफरेंट हैं, ठीक है, हम सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो जस्ट बिकॉज मैं एक सिचुएशन में हैप्पी फील करती हूँ या सैड फील करती हूँ डजंट मीन दूसरा इंसान भी उसी सेम सिचुएशन में हैप्पी फील करे या सैड फील करे। हर इंसान एक इमोशन में डिफरेंट डिफरेंट चीजें फील कर सकता है। तो मुझे एक चीज हैप्पी फील करा सकती है, वो सेम सिचुएशन दूसरे इंसान को सैड फील करा सकती है, ठीक है। तो दैट इज वाई अंडरस्टैंडिंग द इमोशन ऑफ अदर्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज हम लोग औरों के साथ ही रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, हमारी लाइफ में हमारी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्कूलमेट्स इंपॉर्टेंट हैं, टीचर्स इंपॉर्टेंट हैं। ओवर टाइम जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे, हम नए नए लोगों से मिलते जाएंगे, हमारी लाइफ में नए नए लोग ऐड होते जाएंगे। अब उनके साथ हमारे बॉन्ड्स अच्छे बने रहें, हम हर फील्ड में एक्सेल कर सके, उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम उनको भी समझ पाए कि वो कैसे, उनका माइंड कैसे वर्क कर रहा है, वो इमोशंस कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं सोशल अवेयरनेस, कि समझ पाना कि दूसरा इंसान जो है उसके इमोशंस कैसे हैं, वो कैसे थिंक कर रहे हैं। अब सोशल अवेयरनेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एम्पैथी। Can somebody tell me if they have heard the word empathy before? And if you have, मुझे प्लीज चैट बॉक्स में बताइए कि एम्पैथी से आप क्या समझते हैं। मुझे एग्जैक्टली यही डेफिनेशन नहीं चाहिए, अगर आप मुझे बहुत सिंपल डेफिनेशन में भी, सिंपल वर्ड्स में, अपने वर्ड्स में बता सकते हैं कि आपके लिए एम्पैथी क्या है, तो आई वुड लव टू नो। काइंडनेस, ओके, यस। और मुझे और कोई बता सकता है कि एम्पैथी क्या है? ऑनेस्टी, एनीवन एल्स? कोई और भी बताएंगे? हैप्पीनेस, काइंडनेस, अंडरस्टैंडिंग समवन एल्स इमोशन, यस। तो सबने कुछ ना कुछ मुझे उनके एम्पैथी के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, बट यस, जो मेन मतलब होता है एम्पैथी का, वो है किसी और के फीलिंग समझ पाना, ठीक है। तो अब आपने ये दोनों वर्ड सुने हैं, एम्पैथी में अभी आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, सिंपैथी वर्ड तो सबने सुना होगा, ठीक है। अब एम्पैथी और सिंपैथी में भी बहुत डिफरेंस है। जब हम बोलते हैं सिंपैथी, तो अगर मैं किसी को ऐसे बोलूं कि यार मुझे ना उससे बहुत सिंपैथी आ रही है, उसका मतलब होता है सिंपल वर्ड्स में कि मुझे किसी पे तरस आ रहा है, मुझे किसी के लिए बुरा लग रहा है, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं उसके इमोशंस को समझ पा रही हूँ, ठीक है। बट व्हेन आई से कि मुझे किसी के लिए एम्पैथी फील हो रही है, दैट मीन्स कि मैं किसी और के इमोशंस को समझ पा रही हूँ। और हम किसी और के इमोशंस को कैसे बेटर समझ सकते हैं? एक तरीका अपना एम्पैथी बढ़ाने का इज कि आप अपने आप को उस इंसान के शूज में इमेजिन करिए। अब शूज में इमेजिन करिए का लिटरली ये मतलब नहीं है कि उसके शूज पहन के देखिए। शूज में इमेजिन करने का मतलब है कि अगर कोई किसी सिचुएशन में है और आप वो सिचुएशन फेस नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको चलो एग्जांपल देती हूँ। अगर आपके क्लास में कोई ऐसा बच्चा है फॉर एग्जांपल जिसके मार्क्स थोड़े कम आए हैं और वो स्टूडेंट बहुत सैड फील कर रहा है, ठीक है, और आपके मार्क्स कंपैरेटिवली बेटर आए हैं, तो अब दो टाइप के लोग होंगे, ठीक है। एक जो होंगे जो सिंपैथी दिखाएंगे कि बड़ा बुरा हुआ बेचारे के साथ, और एक होंगे जो इमेजिन करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा उस इंसान के साथ क्या हुआ होगा जिसकी वजह से मे बी उसके मार्क्स कम आए हैं, बिकॉज मे बी वो बच्चा ऐसा था यूजली जिसके मार्क्स अच्छे आ रहे थे, ठीक है। या कोई किसी चीज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, या किसके साथ कुछ हो गया, तो इमेजिन कर पाना कि अगर मैं उस सेम कंडीशन में होता या होती
तो क्या मैं ऐसा फील नहीं कर रही होती या कर रहा होता? दैट इज एम्पैथी। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट तरस खाना, इट्स अबाउट समझ पाना कि दूसरा इंसान किस प्रॉब्लम से गुजर रहा होगा, या उसके इमोशंस अगर ऐसे हैं तो वैसे क्यों हैं। ठीक है, अब अपनी हम सोशल अवेयरनेस कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं, उनमें से एक वो है बेटर ऑब्जर्व करना और अच्छे से सुनना, बीइंग अ गुड लिसनर। ठीक है, अब गुड लिसनर किसको कहते हैं होना? यूजुअली क्या होता है व्हेन वी आर टॉकिंग टू अदर पीपल, कभी कभी हम इतने एक्साइटेड होते हैं बात करने के लिए, ठीक है, कि हम उनकी कंप्लीट करने से पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हम अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, वो हमें कुछ बता रहे हैं, चाहे वो हमसे कोई प्रॉब्लम ही शेयर कर रहे हो, और हमें एकदम ऐसा लगता है कि हमें इसका ना सोल्यूशन पता है या हम हेल्प कर सकते हैं, हम एकदम ना पूरी बात उसे कंप्लीट किए बिना ही बताना शुरू कर देंगे। तो दैट इज नॉट अ वे ऑफ शोइंग एम्पैथी। एम्पैथी इज जब आप पेशेंटली किसी की बात पूरी सुन रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप समझ पाए, ना कि इसलिए कि आप रिस्पॉन्स दे पाए। रिस्पॉन्स तो आप वैसे भी देंगे जब आप कॉन्वर्सेशन में हैं, बट शांति से किसी इंसान की पूरी बात सुनना और उसको समझना और फिर रिस्पॉन्स देना इज अ वे ऑफ इंक्रीजिंग सोशल अवेयरनेस। दूसरा, सोशल अवेयरनेस और कैसे इंक्रीज होती है? आई कांटेक्ट मेंटेन करके। तो अगर अब मैं किसी से बात कर रही हूँ, मुझे कोई कुछ बता रहा है और मैं कभी इधर देख रही हूँ और कभी उधर देख रही हूँ और कभी नीचे देख रही हूँ, तो यहाँ तो दूसरे इंसान को ना सबसे पहली चीज मेरे बारे में ये लगेगी कि मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या मैं शाय फील कर रही हूँ, या मेरा ना ध्यान ही वहां पे नहीं है। एंड अगर किसी को ये फील होगा तो वो ऑटोमेटिकली मेरे साथ अपनी बातें शेयर नहीं करेगा। इसी में थर्ड पॉइंट है, ठीक है, गिव द स्पीकर योर फुल अटेंशन। तो अब आजकल तो वी आर ऑल एडिक्टेड टू आवर फोन्स। ठीक है, अब हम ऐसा भी होता है फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हैं, पूरे टाइम अपने फोन्स पे हैं। एंड आई अंडरस्टैंड टू सम एक्सटेंट कि फोन यूज करना अच्छा लगता है, आफ्टर अ लॉन्ग डे इट्स वेरी रिलैक्सिंग एंड एवरीथिंग, बट व्हेन वी आर विद आवर लव्ड वंस एंड दे आर शेयरिंग समथिंग एंड यू आर ऑन योर फोन्स, ठीक है, इट गिव्स द इंप्रेशन दूसरे इंसान के बात करते टाइम कि द अदर पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन माय कॉन्वर्सेशन। इसमें अपने आप को इमेजिन करके देख लीजिए कि अगर आप किसी से अपनी कोई बात शेयर कर रहे हैं या अपनी कोई फीलिंग शेयर कर रहे हैं और आपके सामने जो भी इंसान है जिससे अपनी बात शेयर कर रहे हैं, अगर वो फोन पे लगे हुए हैं, ठीक है, या उनका ध्यान कहीं और है, तो आपका अपने आप ही एक पॉइंट के बाद मन नहीं करेगा वो बात शेयर करने का, बिकॉज आपको लगेगा कि जो अटेंशन आपको मिलना चाहिए वो आपको मिल ही नहीं रहा है, दूसरा इंसान डिसइंटरेस्टेड है बात करने में। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है फुल अटेंशन देना। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं प्लेबैक एंड समराइज, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब मैं आपको कुछ जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी किसी फ्रेंड को बता रही हूँ कि यार मेरे साथ ना ऐसा हुआ था कि कल मैं गिर गई थी और ना फिर चोट लग गई, और फिर बता मेरा मतलब मैं 2-3 दिन कहीं बाहर नहीं जा सकती। सो नाउ समराइजिंग इज कि माय फ्रेंड टेल्स मी द सेम थिंग, रिफ्रेश करके मुझे सेम चीज वापस बता रही हैं, जस्ट टू मेक मी रियलाइज कि एक तो मुझे वो मेरी बात ढंग से सुन रही हैं, और दूसरी बात जो मैंने बताया है उनको वो बात समझ आ गई। ठीक है, तो अगर अब मेरी फ्रेंड मुझे ये वापस बताती है, ओ तो हर्षिता तो मुझे ये बताना चाह रही हैं, आप मुझे ये बताना चाह रही हैं कि आपको चोट लगी थी और उसकी वजह से अब आप 2-3 दिन घर पे रहेंगे और आप बहुत परेशान हैं। तो मुझे समझ आ जाएगा कि मेरे फ्रेंड ने मैंने अपने फ्रेंड को जो बात बताई है, मेरे फ्रेंड को वो बात समझ आ गई है। That is why summarizing is very important. Summarizing helps the person understand कि जो मैंने बात बताई है वो जिसको मैं बात बता रहा हूँ उसको वो बात समझ आ गई है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोशल अवेयरनेस। आपको भी समझ आता है रिफ्रेज करने से, समराइज करने से पूरी बात, कि मुझे सही में सही बात समझ आई है, जिस तरीके से मैं दूसरे के इमोशन समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ वो सही है। ठीक है, तीसरी बात होती है कई बार ना जजमेंट नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, आई अंडरस्टैंड जजमेंट फ्री होना कंप्लीटली बहुत मुश्किल है और कहीं ना हमारे भी मन में थोड़ा जजमेंट रह जाता है, बट जजमेंट नहीं दिखाने का यहाँ मतलब है कि हम ना बहुत जल्दी औरों को जज कर लेते हैं और बहुत बेसिस पे जज करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से बोल रहे हैं वो अब तो बहुत नोटिस में आता है। कभी किसी को हम उनके क्लोथ्स के बेसिस पे जज करेंगे, उनके हेयर स्टाइल के बेसिस पे जज करेंगे, जो वो फोन यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे जज करेंगे। ठीक है, तो उनकी स्टडीज के बेसिस पे जज कर लेते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि वो इंसान वैसे कैसे हैं, बात करने में कैसे हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि थोड़ा जजमेंट फ्री होके सुनो, क्योंकि हर इंसान की की सिचुएशन डिफरेंट है, जहां से वो आ रहे हैं, जैसी फैमिली से वो हैं, जैसी केयर मिलती है, यू नो तो सबकी चीजें इतनी डिफरेंट हैं कि जजमेंट की जगह अगर अंडरस्टैंडिंग हो, तो ये समझ के कि सबका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ही डिफरेंट है,
तो सोशल अवेयरनेस फिर बहुत बढ़ जाती है। और बॉडी लैंग्वेज क्यों और इम्पोर्टेंट है, तो बॉडी लैंग्वेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ और मुझे कोई कुछ बात बता रहा है, बट और मुझे वो ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है, तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अब मैं किसी से बात कर रही हूँ, मुझे कोई बोल रहा है कि हर्षिता मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ एंड आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, पर मैं देख रही हूँ साथ ही साथ वो लगातार अपने हाथों को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अपनी दे आर प्लेइंग विद द हेयर, दिस देयर बॉडी लैंग्वेज इज शोइंग दैट दे आर नॉट ओके। वो अपना आई इधर उधर करके बात कर रहे हैं, पर वो बोल ये रहे हैं कि आई एम कॉन्फिडेंट। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत क्लियरली बता रही है कि वर्ड्स और बॉडी के एक्शंस मैच नहीं कर रहे, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बॉडी लैंग्वेज आपको ये बताती है कि कोई इंसान जो बोल रहा है क्या वो एक्चुअल में सच है कि नहीं है। बिकॉज अगर कोई सच में कॉन्फिडेंट होगा तो आप देखोगे कि वो इंसान आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रहे हैं, वो स्वेटी फील नहीं कर रहे, दे आर नॉट कॉन्स्टेंटली प्लेइंग विद देयर हैंड्स, और वो जेन्युइनली उस सिचुएशन में कॉन्फिडेंट है। अब जब जैसे हमने सोशल अवेयरनेस की बात की, तो अब सोशल अवेयरनेस अगर आ गई है, मेरे में एम्पैथी आ गई है, तो अब वो कैसे हेल्प करेगी मुझे बेटर मैनेज करने में रिलेशनशिप्स, मुझे कोई ये बता सकता है कि अगर मुझे सोशल अवेयरनेस हो गई है, मैं अब लोगों के इमोशंस समझ पा रही हूँ, मैं एम्पैथी शो करने की भी कोशिश कर रही हूँ, तो वो कैसे मुझे रिलेशनशिप्स में हेल्प करेगी? मैम, if somebody can tell me through the chat box, better communication, yes. Anything else? Building trust, exactly. Yes, better communication. Better emotional expressions, yes. Trust. यस, सो मेन जो चीजें हैं जिसमें हमें बहुत हेल्प होती है अगर हमारी सोशल अवेयरनेस अच्छी है, तो वो यही है कि हम लोगों को हम बेटर बिल्ड कर पाएंगे, लोगों के साथ ट्रस्ट, हमारे बॉन्ड्स जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे, हमारी कम्युनिकेशन इतनी इफेक्टिव होगी कि जो मैं बताना चाह रही हूँ दूसरा इंसान समझ पा रहा है, और जो दूसरा इंसान बता पा रहा है मैं समझ पा रही हूँ, ठीक है। मेरी जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, जो मेरा स्कूल एनवायरनमेंट है, जो मेरा होम एनवायरनमेंट है, वो कितना ज्यादा बेटर हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएंगी अगर हम लोग किसी के इमोशन समझ पाए और उनके साथ एम्पैथी शो कर पाए। तो जितनी कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, और कॉन्फ्लिक्ट्स हमारी हर जगह होती है, कॉन्फ्लिक्ट डज नॉट ऑलवेज मीन लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट्स मीन कि एट टाइम्स की दो लोगों के थॉट्स मैच नहीं कर रहे, व्यूज मैच नहीं कर रहे। तो अगर हमें सोशल अवेयरनेस आ जाए, अगर हम समझ पाए कि एवरीबडी इज डिफरेंट, और उसके बाद हम उन्हें एम्पैथी शो करके उनसे बात कर पाए, उनके साथ नॉन जजमेंटल हो पाए, तो अपने आप ही कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएंगी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इतना इजी हो जाएगा, बिकॉज अब अंडरस्टैंडिंग बेटर हो गई है, ठीक है। तो इसलिए रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो जाता है, अपने आप ही होना स्टार्ट हो जाता है, बेटर हो जाता है अगर आप सोशली अवेयर हो। अब वही जैसे हमने बात की कि कि कैसे हम अपनी रिलेशनशिप मैनेजमेंट बेटर कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट बेटर तभी होगा जब एक बार हम सोशली अवेयर हो जाएंगे, हम औरों की इमोशंस बेटर समझ पाएंगे। एक और तरीका पता है बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करने का कि अपने रिलेशनशिप्स कैसे बेटर किए जा सकते हैं विद एवरी पर्सन इन योर लाइफ, मे बी इट योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर टीचर्स, आपके बाकी क्लासमेट्स। उसका एक तरीका होता है वही imagining yourself in the other person's shoes और role playing. So role playing can also be done with your friends कि आप different situations लें और फिर role play करके देखें कि इस situation में कौन कैसे act कर रहा है। तो आपको अपने friends का भी पता चलता रहता है कि अच्छा अगर ऐसी situation होगी, this is how this person would react, this is how the other person would react, this is how the third person would react, and it gives you a better view of how everybody reacts and understands a situation in different ways, ठीक है। अब this is a final quote that I have put on the presentation. I'll just read this out to you before I end it. So if your emotional abilities aren't in hand, if you don't have self-awareness, if you are not able to manage your distressing emotions, if you can't have empathy and have effective relationships, then no matter what, how smart you are not going to go very far.
तो अगर आप में सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, आप अपने इमोशन समझ नहीं पाते, आप अपने स्ट्रेस को, एंजाइटी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप औरों के साथ एम्पैथी नहीं दिखा पा रहे, ठीक है, तो फिर इसका, और नो मैटर आप कितने भी स्मार्ट हो, जैसे मैंने बताया था, आपका आईक्यू कितना भी हाई हो, सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बिकॉज हमें अपने अपने इमोशन समझना तो इम्पोर्टेंट है ही, पर हमारी लाइफ में और लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। उनका सपोर्ट, उनकी केयर, उनका लव हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी आर सोशल बीइंग्स, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इंटरेक्शंस, विदाउट हैविंग अदर पीपल इन आवर लाइफ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना EQ भी हाई रखें। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन, या कुछ पूछना है रिगार्डिंग EQ या जो भी हमने डिस्कशन किया, सो यू फ्री टू आस्क। एनीवन, एनी क्वेश्चंस? हाँ जी ऐश्वर्या, आप बोलो बेटा। हर्षिता, इफ यू कैन जस्ट इसको अपनी स्क्रीन शेयर को, इफ यू कैन जस्ट स्टॉप द। यस, जस्ट यस ऐश्वर्या। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था, लाइक आई नो हाउ टू लाइक आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ, और मुझे पता है कि मेरे इमोशंस, लाइक व्हेन आई एम एंग्री, व्हेन आई एम हैप्पी, और एनी इमोशंस लाइक मैम वाज टॉकिंग अबाउट। सो लाइक I just want to ask, like, how should I like express them in front of people? ओके, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आपको ऐसे एक्सप्रेस करने में थोड़ा इश्यू आता है, प्रॉब्लम आती है, डर लगता है? यस, क्योंकि लाइक मुझे पता है कि मैं बहुत कि कौन सी सिचुएशन में मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सैड, और वेरी एंग्शियस, और वेरी सेटिस्फाइंग विद दैट सिचुएशन, बट आई जस्ट डोंट नो लाइक हाउ शुड आई एक्सप्रेस टू in front of people. Like my own mother says that you don't literally have any emotion because you never show them. So like you don't even show your happiness. I was like, I'm just very bad in this, that's it. So I just want to know कि मैं कैसे उस चीज को express कर पाऊँ in front of many people. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, पता है, अगर यूजली अगर ऐश्वर्या, पहले तो ना इस बात में थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना कि अगर हम अपने इमोशंस, देखो दो चीजें होती हैं, एक तो हम इमोशन शो करना पसंद करते ही नहीं है, और एक होता है हम करना चाहते हैं पर हम कर नहीं पा रहे हैं। अगर उनमें से कोई भी केस हो ना, अगर हम करना चाह रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे करें, या हमसे हो नहीं पा रहा है, तो हमेशा ना इसका डीप डाउन एक मीनिंग कहीं ना कहीं ये चीज जरूर होगी, दैट देयर इज समथिंग ओके इन योर माइंड दैट यू आर लिटिल स्कैर्ड ऑफ। इमोशंस दिखाने में कुछ कुछ देयर समथिंग दैट इज स्टॉपिंग यू। एक तो आई वुड रियली लाइक कि फॉर सम टाइम, अगर आपको इतनी अवेयरनेस है, इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग कि आपको अवेयरनेस है कि आप इमोशन शो नहीं कर पा रहे हो। तो अगर ऐसा है कि आप इमोशन शो नहीं कर पा रहे हो ना, तो पहले तो आप ऐसा 1 वीक पूरा लेना, ठीक है, जहाँ ये थोड़ा सोचना कि मुझे, अगर मैं इमोशन शो कर दूंगी, तो मुझे उसमें क्या क्या नेगेटिव साइड हो सकते हैं इमोशन शो करने के। एंड जो भी आप नेगेटिव पॉइंट्स लिख पाओ ना उसके, वो समझ जाना, जो जो आपके मन में नेगेटिव पॉइंट्स आ जाए इमोशन शो करने के, दैट मीन्स कि दैट इज समथिंग दैट स्टॉप्स यू। आई विल गिव यू एन एग्जांपल टू मेक दिस अ लिटिल क्लियरर फॉर यू। सो अगर मैं बैठी हूँ प्रोज और कॉन्स लिखने कि इमोशंस के प्रोज क्या है दिखाने के, और कॉन्स क्या है, मतलब एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो अगर मैं एडवांटेजेस में ये लिख पा रही कि इमोशंस दिखाने के एडवांटेजेस ये हैं कि बेटर फील होता है, लाइट फील होता है, किसी से बात कर पाते हैं, ये एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस में अगर ऐसी चीजें आ रही हैं कि मुझे और लोग जज करेंगे, या और लोगों को पता चल जाएगा कि मैं कितनी वनरेबल हूँ, दैट मीन्स दैट दिस इज समथिंग दैट स्टॉप्स यू। ठीक है, तो पहले तो आपने फियर आइडेंटिफाई करना कि ऐसी क्या चीजें हैं जिनसे मुझे डर लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, अगर आपको ये रियलाइज होता है कि कोई डर है ही नहीं, तो आई वुड से कि अपने इमोशंस ना जाके सीधा पहले, अगर पेरेंट्स को बोलने में डर लग रहा है, फ्रेंड्स के साथ एक्सप्रेस करने में डर लग रहा है, तो देयर आर 2 थिंग्स दैट यू कैन डू। ठीक है, एक तो वंडरफुल वे इज राइटिंग। आई डोंट नो इफ यू राइट अ डायरी और नॉट, और यू जर्नल और I नॉट, do, ma'am. I बट do. स्टार्ट डूइंग दैट। एक तो अपने जर्नल में लिखना। सेकंड, ठीक है, एंड यू नॉट बीइंग क्रेजी फॉर डूइंग दिस इज एक्चुअली वेरी हेल्पफुल, कि अगर आप कुछ फील कर रहे हो ना, तो पहले तो अपने आप को बताओ यू फीलिंग दैट। सो आप हैप्पी फील कर रहे हो, आपके हेड में है कि आई एम हैप्पी। जब आप किसी और के सामने ना बोलो, जब आप अकेले हो ना, फर्स्ट स्टार्ट टेलिंग योरसेल्फ कि दिस इज हाउ आई एम फीलिंग, बिकॉज पहले अपने इमोशंस एक्सेप्ट करना जरूरी है। तो अगर पेरेंट्स को नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स
कि आप अपने इमोशंस ना फेस तक नहीं आने देते हो, आपके फेस पे शो नहीं हो रहा है, वो आपके हेड में है कि आप हैप्पी हो, सेटिस्फाइड हो, पीस पर हो, बट वो कहीं भी फेशियल एक्सप्रेशंस पे नहीं है, वर्ड्स में नहीं है। तो उनके पास जाने से, ट्राई करने से पहले अपने साथ अकेले उन इमोशंस को बोलना सीखो। तो अगर मैं किसी दिन बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ, तो जस्ट इंस्टेड ऑफ थिंकिंग इन माय हेड कि आई एम हैप्पी, आई वुड जस्ट से इट आउट लाउड कि हर्षिता, यू आर वेरी हैप्पी टुडे, एंड देन रीजन देना कि मैं किस चीज के बारे में हैप्पी हूँ। पहले अपने साथ प्रैक्टिस करो इमोशंस को बोलना, एक्सेप्ट करना कि मैं क्या इमोशंस फील कर रही हूँ। एक बार अपने साथ एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो वो अपने आप फेस पे दिखना शुरू हो जाएगा। सेकेंडली, अगर पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि फेस पे कभी दिखता नहीं है, तो ट्राई कि अगर आप कुछ फील कर रहे हो तो कुछ टाइम तक ना आप जबरदस्ती अपने फेस पे दिखाओ, चाहे नहीं दिखाने का मन है, बिकॉज पता है वो आपने वो लाइन सुनी है, फेक इट टिल यू मेक इट। ठीक है, तो अगर आपको मन में फील हो रहा है तो जस्ट ट्राई शोइंग इट ऑन योर फेस कि फेस पे दिखा रहे हो। आपको पता है एक बहुत फेमस थ्योरी है साइकोलॉजी की, जिसे फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसमें ये बोलते हैं कि अगर आपको इमोशन लगातार अपने फेस पे दिखाते रहो ना, चाहे वो अपने आप को जबरदस्ती दिखा रहे हो, इवेंचुअली आप वो फील करना स्टार्ट कर दोगे। तो अगर आप पूरे दिन स्माइल कर रहे हो ना, तो आप अपने आप ही हैप्पी फील करना शुरू कर दोगे, लाइक दैट। तो इसलिए कोशिश करो कि अपने फेस पे इमोशन दिखाना स्टार्ट कर दो, ठीक है, चाहे वो फील नहीं हो रहे हो, क्योंकि जैसे थॉट्स रहेंगे, जैसे फेशियल एक्सप्रेशंस रहेंगे ना, बिहेवियर अपने आप वैसा हो जाएगा। तो जस्ट ट्राई डूइंग दिस, बट जस्ट अंडरस्टैंड कि ये एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। तो अगर आपने एक बार ट्राई किया और ये नहीं हुआ, डज नॉट मीन दिस डज नॉट वर्क। साइकोलॉजी की हर चीज के साथ थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है, तो आपको ओवर टाइम ये ट्राई करना पड़ेगा। 1 हफ्ते करो, 15 दिन करो, डिफरेंस दिखना स्टार्ट होगा। ओके, Okay, ma'am. Thank you. एनी अदर क्वेश्चंस? मैं आपसे ऐश्वर्या की बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ पूछना चाह रही हूँ कि जैसे ऐसा भी हो सकता है कि ऐश्वर्या, मैं जस्ट आपसे ही पूछना चाहूंगी पहले, Yes, ma'am. हर तरह की सिचुएशन में ऐसा फील करते हो या कुछ स्पेसिफिक रीजन है जहां आप ऐसा फील करते हो? Ma'am, in every situation. एवरी सिचुएशन, देन दीज सॉल्यूशंस कैन हेल्प यू आउट। क्योंकि अगर ऐसा है कि हम में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो किसी किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से हो रहे हैं ऐसे, क्योंकि हर्षिता मैम, इसमें मैं जानना चाहूंगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे आप कह रहे हैं कि आप एक चीज को प्रैक्टिस करते हैं तो उसकी एक आदत हो जाती है एक इंसान को, राइट, फिर वो आपका एक जर्नल वैसा इमोशन बनने लग जाता है, डेवलप हो जाता है। सो क्या ऐश्वर्या के साथ ऐसा हो रहा है कि इसने शुरू में अपने इमोशंस थोड़े से दबाने शुरू किए, तो अब इसको किसी भी चीज में इमोशन दिखाना कंफर्टेबल नहीं होता? क्योंकि डेवलप पॉजिटिव चीज हो सकती है, तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट भी डेवलप हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है मैम, कभी कभी सिर्फ पर्सनालिटी टाइप भी हो सकता है, मतलब इसके लिए थोड़ा और डीप जाना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि शुरू से नहीं दिखाए हो इसलिए ऐसा है, इसलिए भी हो सकता है बिकॉज पर्सनालिटी टाइप ही है। कुछ लोगों की पर्सनालिटी होती है दैट दे आर मोर क्वाइट, वो इतने एक्सप्रेसिव औरों के साथ नहीं है, थोड़े शांत हैं। बट ऐसा नहीं है कि थोड़ा अपने बिहेवियर में चेंज नहीं लाया जा सकता। पर्सनालिटी कंप्लीटली तो चेंज नहीं हो सकती अगर पर्सनालिटी टाइप है तो, बट उसको थोड़ा बेटर किया जा सकता है थोड़ी। क्यों ऐश्वर्या, ऐसा है क्या कि ये धीरे धीरे डेवलप हुआ है, या आपने ऑब्जर्व किया है कि ये शुरू से ही मैं ऐसी हूँ, या ये एक टाइम के साथ मुझ में ऐसा आया है चेंज? मैम, शुरू में तो ऑफ कोर्स एवरी चाइल्ड इज वेरी टॉकेटिव एंड ऑल, तो मैं तो मतलब पहले मैं बहुत ज्यादा था उन सब चीजों में कि बोलना ये सब चीजें, बट एज अ पर्सनालिटी टाइप में बहुत क्वाइट पर्सन हूँ। तो स्टार्टिंग से ही आई गेस ऐसा है कि मैं नहीं अपनी फीलिंग्स को ज्यादा बता सकती है, इमोशंस नहीं अपने कन्फ्रंट कर सकती और दूसरों को। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है मैम, इसमें हर्षिता, इफ यू मे अग्री और नॉट, आई डोंट नो, ये आप अपना बेटर पर्सपेक्टिव इसमें बताइएगा कि क्या ऐसा तो नहीं कि हम इसमें अपने लिए गलत सोच रहे हैं कि आई एम नॉट अ पर्सन जो एक्सप्रेस नहीं करता। क्या पता हम जिनके बीच में रह रहे हैं वो भी शायद हमें नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं एज अ पर्सन, या हमें एज अ पर्सनैलिटी वो एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है। इफ शी इज ए इंट्रोवर्ट पर्सन, बहुत ज्यादा नहीं एक्सप्रेस कर पाती है, तो ये क्या सही रहेगा कि अपने आप को बहुत हार्डली पुश करना उस चीज के लिए जो सब लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं वैसी बन जाऊं? बिल्कुल भी अपने आप को हार्डली पुश करने की एग्जैक्टली। कोशिश नहीं करनी। कोशिश करनी है अगर आप चाहते हो एक्सप्रेस करना, तो सीधा ऐसे डिफरेंस बिटवीन द टू। एक है आपको जबरदस्ती करना पड़ रहा है, एक है आप खुद ही अपने आप पर वर्क करना चाहते हो। अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज है जो आपको चाहिए कि मैं चाहती हूँ एक्सप्रेस करना पर मैं कर नहीं पा रही, देन ये चीजें ट्राई करके देखना, ठीक है। बट अगर मन में ये थॉट है कि मुझे कोशिश ही नहीं करनी है, मुझ पे प्रेशर है इस चीज का, देन कोई फोर्स नहीं है इस चीज को ट्राई करके देखना। एग्जैक्टली।
दिस इज दैट इज द थिंग ऐश्वर्या जो मैं कन्वे करना चाह रही थी विद दिस कम्युनिकेशन, कि अगर आप खुद से विलिंग हो और आप खुद से एक्सेप्ट कर रहे हो, यस ये मुझे ना सिर्फ मेरे पेरेंट्स के लिए बल्कि मेरे को एज अ सोसाइटी में एक्सेप्टेंस जो होनी चाहिए, या एक करियर एक्सेप्टेंस जो फ्यूचर जो स्किल चाहिए मुझे कम्युनिकेशन एंड ऑल, उसमें कहीं हर्डल आ रहा है एंड यू वांट टू चेंज, देन इट्स ओके। लेकिन जस्ट टू मेक समवन फील हैप्पी कि आप उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं और आप अपने आप को बदल लें, then I don't think it's a good idea to have. बाकी जब इसके ऊपर वर्क करना है, you can connect with मैम personally as well, तो उसके बारे में और डेप्थ में भी बात कर सकते हैं बेटे। Yes, ma'am. Anyone else? बताओ जानवी। मैम आई वाज टू आस्क, अभी आपने बताया हर्षिता मैम ने कि इन केस आप अगर चाह रहे हो अपने इमोशन एक्सप्रेस करना और नहीं कर पा रहे हो, बट व्हाट इफ कि हम इमोशन एक्सप्रेस करना चाह भी रहे हैं, अपना बेस्ट देकर हम एक्सप्रेस भी कर रहे हैं कि हमारी फीलिंग्स क्या है उस पर्टिकुलर मोमेंट पर या फिर उस पर्टिकुलर सिचुएशन पर, बट व्हाट इफ सामने वाला समझ ही नहीं रहा है, वो हमारे पेरेंट्स भी हो सकता है, सिबलिंग्स भी, तो क्या करें? सी जहां तक बात है ना औरों के कॉम्प्रिहेंड करने की, तो मे बी इस सिचुएशन में ना फिर द वे यू एक्सप्रेस इट हैज टू बी डिफरेंट। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड थोड़ा और एग्जांपल के साथ, ठीक है? सबका ना परसीव करने का तरीका डिफरेंट होता है। तो कई बार ऐसा होता है जैसे आपके पेरेंट्स आपको किसी बात पे डांट रहे हैं, ठीक है? तो आपको जो समझ आएगा उनके डांटने से, चिल्लाने से, मे बी वही समझ आएगा कि कितने गुस्से वाले हैं, पूरे टाइम डांटते रहते हैं, ठीक है? बट मे बी जो मैसेज देना चाह रहे हैं उसके थ्रू वो समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है? तो अगर ऐसा हो रहा है कि वो ना एक्सप्रेस योर फीलिंग्स टू समवन और वो समझने में प्रॉब्लम हो रही है, मे बी देन जो मेथड है या जो लैंग्वेज है यूज करने की, जिस वे में आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको थोड़ा चेंज करने की जरूरत है अकॉर्डिंग टू दूसरा इंसान कैसा है। ये भी इम्पोर्टेंट है जो हमने इतनी देर बात की है, इमोशनल इंटेलिजेंस की, ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस ही है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, डिफरेंट ट्रायल एंड एरर मेथड्स ट्राई करना, ठीक है? बेसिकली जानवी यहाँ पर ट्रायल एंड एरर मेथड ट्राई करेगा कि एक बार एक तरीके से बताने की कोशिश की, अच्छा नहीं वर्क कर रहा, दूसरी तरीके से बताने की कोशिश की, उनको अपने पेरेंट्स को वो एग्जांपल्स देके बताने की कोशिश करी जिनसे वो रिलेट कर पाए अपनी लाइफ, ठीक है? तो अगर आप अपना कोई पॉइंट आज के बेसिस पे समझाने शुरू करोगे अपनी लाइफ से, मे बी उनको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो, बट अगर आप उनको वो सेम सिचुएशन उनको जैसे, ओके आई विल गिव एन एग्जांपल, आप अपने पेरेंट्स को कोई बात समझाना चाह रहे हो और वो नहीं समझ रहे, तो उनको सेम सिचुएशन में रख के वो बात समझाओ। तो अपनी जगह उनको ये बोल के देखो कि मम्मी अगर आप इस सिचुएशन में होती, और ये मत बताओ कि आपकी सिचुएशन है वो करेंटली, बस जनरली पूछो कि मम्मी अगर आपके साथ ऐसे कभी हुआ होता या आप कभी ऐसी सिचुएशन में होती तो आप इस चीज में क्या करती, ठीक है? एंड व्हेन दे गिव यू एन आंसर देन प्रोबिंग, आस्किंग मोर क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि अच्छा, तो जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप अपने पेरेंट्स से ये पूछ लो कि मम्मी अगर आपको आपके टीचर ने किसी बात पे बहुत ज्यादा डांटा होता, ठीक है, और आपको बहुत इंसल्टेड फील हुआ होता क्लास में, ठीक है, तो आप क्या करती? अब अगर आपकी मम्मी आपको ये आंसर दे देती है कि कुछ नहीं करती मैं, टीचर ने डांट दिया तो मैं कुछ नहीं करती, मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर लेती, पर आपके मन में ये है कि नहीं आप टीचर से बोलना चाहते हो कि आपको बुरा लगा है, ठीक है? तो आप फिर पेरेंट्स से पोलाइटली आगे ये पूछो कि तो क्या आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करती मम्मी कभी भी? आप हमेशा ही ऐसे डांट खाती रहती, या आप कभी मैम को बोलती नहीं कि मैम मुझे ना थोड़ा बुरा लगा था इस बात का, या आप कभी ऐसे, तो यू नीड टू प्रोब फर्दर। तो अगर वो आपको नहीं समझ पा रहे, तो ट्राई पुटिंग देम इन डिफरेंट सिचुएशंस एंड देन आस्किंग देम कि आप इस सिचुएशन में क्या करते हैं, एंड देन प्रोबिंग देम ऑन दैट। पूछो कि अगर आप आप इस सर्टेन वे में फील करते हो, और ये पेरेंट्स के साथ नहीं बोल रही मैं बस करने को कि पेरेंट्स के पीछे पड़ जाओ, मैं जनरली बता रही हूँ, ठीक है? कि अगर आपको कोई ऐसी चीज लगती है, आप किसी को भी सिचुएशन में डाल के उनसे समझने की कोशिश करो ना, उनसे बहुत बार पूछो, ठीक है? और जानवी एक बात और समझने की बात है, और ये लाइफ की बहुत बड़ा ट्रुथ है कि हमेशा जो आप जिन लोगों को चाहोगे कि वो आपको समझे, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है 100% कि वो आपको समझेंगे। देयर वुड बी टाइम्स कि वो आपको नहीं समझेंगे, ठीक है? उस टाइम पे हमेशा ये समझना इंपॉर्टेंट है कि आपके लाइफ में ना हर इंसान एक डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है? सो फॉर एग्जाम्पल ऐसी बातें हैं जो आपके पेरेंट्स को आप बताएंगी वो समझेंगे पर फ्रेंड्स नहीं समझेंगे, फ्रेंड्स को बताएंगी वो समझेंगे पर पेरेंट्स नहीं समझेंगे, ठीक है? तो ये समझना कि किसको कौन सी बात बतानी है या किससे क्या एक्सपेक्ट करना है, वो अगेन इमोशनल इंटेलिजेंस है। अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके पेरेंट्स कोई ऐसी बात समझे जो जनरेशन से रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है, या उन्होंने कभी कोई खुद एक्सपीरियंस ही नहीं किया, बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है वो चीज समझना, ठीक है? बट वही अगर आप सेम बात अपने फ्रेंड्स को बताएंगी
तो मे बी वो बहुत जल्दी आपको समझ पाएंगे। तो इसमें अगर आपको ये है कि आपको एक्सप्रेस करना है और आपको फील हो रहा है कि समझ नहीं पा रहे, देन मे बी जिस ऑडियंस को आप एक्सप्रेस कर रही हैं वो ऑडियंस ही सही नहीं है एक्सप्रेस करने की। मे बी आपको फिर वो बात किसी ऐसे से शेयर करने की ज्यादा नीड है जो उस बात से ज्यादा रिलेट कर पाए। सो एक हाँ तरह जी से मैम, थैंक यू हाँ जी जानवी। फॉर गिविंग आंसर। ओके, इसमें बल्कि मैं ये बात एक और ऐड करना चाहूंगी कि एक दूसरे को, जैसे मैम कह रहे हैं ना कि वो समझेंगे कि नहीं समझेंगे, इसके लिए वी शुड नॉट पुश ईच अदर। तो एक दूसरे को लिबर्टी देना भी सीखें कि अगर हमें लग रहा है कि वाइस वर्सा करके देखें कि अगर हम किसी हमारे इमोशंस कोई नहीं समझ रहा तो हमें कैसा फील हो रहा है, राइट? सो कभी आप अपने आप को, बिकॉज एक्सपीरियंस अपने आप से स्टार्ट करिए, वो कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पहले खुद को समझिए कि अगर मेरे पेरेंट्स मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मैं उनकी फीलिंग्स नहीं समझ रही हूँ या समझ रहा हूँ, वो कैसा फील कर रहे होंगे। यहाँ से भी एक, जिसे हम एम्पथाइज करना कहते हैं, या जैसे मैम बोल रहे थे कि दूसरे के शू में अपना पैर रख के देखने की बात है, तो वो यहाँ से भी स्टार्ट किया जा सकता है कि जस्ट हम यही नहीं एक्सपेक्ट करें कि लोग हमें समझें, हम लोगों को समझना शुरू करें, तो मे बी हमारा पर्सपेक्टिव और पॉजिटिव भी हो सकता है, और एक लिबर्टी दे सकते हैं हम सामने वाले के इमोशंस को, और एक्सेप्टेंस, और एक सोसाइटी के अंदर हमारे को एक अपनी, जैसे वो कहते हैं बैलेंस करना एंड ऑल, जो मैम बता रहे हैं, उसमें हमें बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, आई बिलीव। Okay, then I'll just say that thank you for everyone who joined, and thank you to everyone who joined. And secondly, जो मैंने होमवर्क दिया उसे प्लीज जाके करना, इमोशंस के नाम जरूर पढ़ना। इमोशन अवेयरनेस तो आएगी तब जब इमोशंस के नाम पता होंगे कि कौन से होते हैं। तो बस ये फीडबैक लेके जाना कि इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इलॉजिकल नहीं है, और बहुत इंपॉर्टेंट है आप ये इमोशनल इंटेलिजेंस अपने अंदर डेवलप करना। तो आप चाहें तो जाके आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको बहुत अच्छे वीडियोस भी मिल जाएंगे कि अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे और बढ़ानी है, बिकॉज इन द लॉन्ग रन आईक्यू से ज्यादा ईक्यू काम आता है, ठीक है। सो जस्ट गो एंड रीड अबाउट इट, ओके। एंड किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, आगे कुछ भी समझना हो, तो यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर, एंड आप लोग मुझसे अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। किसी को ऐसा हो कि कोई यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछ पाया हो या कोई अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो, तो you can definitely reach out to me through WhatsApp. इसमें हर्षिता मैम, एक while closing this session, पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगी, सबने बहुत अच्छे तरीके से इसको सुना समझा, एंड आपकी क्वेरीज बता रही हैं कि दैट you were totally involved during the session and all. So इसमें मैं एक और चीज अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगी कि जब आपके 1-on-1 काउंसलिंग सेशंस होते हैं, आप में से जो स्टूडेंट्स इस मोमेंट पे 10th 11th 12th के अंदर हैं, उन बच्चों को भी बहुत अच्छे से रियलाइज होगा। इवन जो इससे पहले भी हमने एक सेशन किया था जिसमें इंटर्नशिप एंड सॉफ्ट स्किल का हमने सेशन लिया था, हम बार बार एक ही चीज को सबसे ज्यादा पुश करते हैं बच्चे, कि जैसे बार बार मैम भी एक ही चीज कह रही हैं कि अकेडमिकली हम कितने अवेयर हैं, हम कितने नॉलेजेबल हैं। आप कोई अगर 10 बच्चे बैठे हैं किसी एक पोजीशन पे, इंटरव्यू चल रहा है किसी एक पोजीशन के लिए, राइट, और 10 कैंडिडेट्स हैं वहां पे जो इंटरव्यू के लिए बैठे हैं, जब इंटरव्यू ही क्यों, अगर आपका रिजल्ट के बेस पे ही, एकेडमिक रिजल्ट के बेस पे ही अगर आपको वो पोजीशन मिल जाए, तो आप समझिए कि क्यों इंटरव्यू क्यों लिया जा रहा है, जस्ट टू एक्नॉलेज कि आप इमोशनली कैसे कंपनी को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, क्या आप वहां पे एक अच्छे टीम बिल्डिंग स्ट्रक्चर के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, एक टीम वर्क के अंदर आपके अडेप्ट हो पाएंगे, आपका अग्रेशन कैसा है। इवन मोर और लेस अगर आप देखेंगे यूपीएससी के बारे में हम जानते हैं, उनके इंटरव्यू पैटर्न्स को हम देखते हैं। सो आपके 1-on-1 सेशंस के दौरान भी हम आपको ये प्रोबिंग करते हैं एंड ऑल। तो उसका मेन एस्पेक्ट एंड मेन रीजन ऑफ इंटरव्यूज यही होता है। और कभी कभी यूपीएससी में देखा गया है कि किसी चीज को पुश भी किया जाता है, कैंडिडेट को उस लेवल तक ले जाया जाता है जहां पे वो अपने उसके फियर को समझा जा सके, या फिर उसके इमोशन को समझा जा सके, उसके एंगर को समझा जा सके। अगर वो अग्रेसिव होगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, बिकॉज उसको अपने सबऑर्डिनेट से काम भी लेना है। सो ये सारी चीजें अगर आज से ही हम अपने इन चीजों पे वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं, द होल पर्पस एंड आइडिया ऑफ हैविंग दिस वर्कशॉप और दिस सेशन वाज कि आप लोग आइडेंटिफाई करना शुरू करें, बिकॉज प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जैसे मैम की बात को बार बार वही घूम के आते हैं हम, कि किसी भी प्रॉब्लम को आपने सॉल्यूशन निकालना है तो पहले तो आपको प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना है। सो मैम ने आज जितने अच्छे तरीके से आपको बताया कि आपका इमोशनल क्वेश्चन कैसा है, उसको समझना है। ओके, सो वी हैव अ क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम प्रियांशी कोहली। ओके फाइन, बच्चे बताएं।
मैम मेरा क्वेश्चन था कि लाइफ में एक पॉइंट पे आके आए तभी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो मैम उस पॉइंट ऑफ व्यू पे आके क्या करें? तो यूजली डीमोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन, लो एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है जब हमारा पूरा रूटीन एक टाइप का हो जाए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक तो अपनी लाइफ में मेक श्योर करना कि एवरी सिंगल डे एटलीस्ट फॉर 20 to 25 minutes you are doing something that gives you happiness. Okay, पढ़ाई किस लिए कर रहे हो? हाँ, कर अपने फ्यूचर के लिए ही रहे हो, बट स्टिल इट्स नॉट समथिंग यू वांट टू डू। आई एम वेरी श्योर यहाँ पे कोई भी ऐसे नहीं बोलेगा कि हम पूरे टाइम में मोटिवेटेड रहते हैं पढ़ाई करने के लिए, ठीक है? ऑब्वियसली सबकी कुछ कोई ना कोई हॉबी होती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो थोड़ी हैप्पीनेस देता है, और वो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी सम एक्टिविटी, दोस्तों के साथ खेलना, साइकिलिंग करना, बैडमिंटन खेलना, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, डांस करना, म्यूजिक सुनना, सोना। मैं बता रही हूँ सोना भी कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर यू। सो अपने दिन में ऐसे कोई 20 to 25 मिनट्स अपने कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी ओके, दैट मेक्स यू फील हैप्पी, विच यू फील दैट आई डू दिस फॉर माई सेल्फ। ना तो ये मेरी पढ़ाई के लिए है, ना तो ये मेरे फ्यूचर के लिए है, ना तो ये मैं अपने पेरेंट्स के लिए कर रहा हूँ, ना मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ। ये व्हेन आई डू दिस जस्ट फॉर माई सेल्फ, बिकॉज इससे मुझे अच्छा लगता है पूरे दिन में, ठीक है? और यूजुअली बिकॉज हम जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ती जा रही है ना, उसे वैसे वैसे पढ़ाई बढ़ती जा रही है। तो उसका एक प्रॉब्लम यह आ रही है कि हम ना अपनी एक्टिविटीज को बिल्कुल छोड़ ही देते हैं, जबकि अगर हम 20 to 25 मिनट्स किसी भी चीज को दें तो इट्स नॉट अ लॉट। मतलब वो तो बैठे बैठे ऐसे ओवर थिंक करते हुए, सोचते हुए, टाइम पास करते हुए वैसे ही निकल जाता है। तो पहली बात तो अगर ऐसा फील हो रहा है ना कि मोटिवेशन फील नहीं हो रहा कुछ करने का, तो जस्ट ट्राई कि कोई ऐसी चीज जो आपको पहले हैप्पीनेस देती थी, पहले आपकी हॉबी थी, चाहे वो आप अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, उसको अपनी डे में थोड़ा इंक्लूड करना शुरू करिए। सेकंड थिंग, और ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है इज एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइजिंग इज नॉट अबाउट मेंटेनिंग अ बॉडी, एक्सरसाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ। इट हैज बीन प्रूवन ओवर एंड ओवर इन सेवरल स्टडीज कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको स्ट्रेस कम होता है, ठीक है? तो अगर आप 15 to 20 मिनट्स भी रोज एक्सरसाइज करें, जो बहुत ज्यादा नहीं, और एक्सरसाइज का मतलब यही नहीं है कि एक स्पेसिफिक टाइप की एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज कैन बी एनीथिंग, it can be uh, it can be going for a walk, ठीक है? It can be playing a game, it can be dancing, ठीक है? It can be yoga। तो जो भी आपको ऐसा लगता है, जो आपको करने में अच्छा लगता है, ठीक है, ऐसी कोई एक्सरसाइज कीजिए एवरी डे फॉर 15 to 20 मिनट्स, बिकॉज उससे सेकेंडली फिर स्ट्रेस कम होता है, स्ट्रेस कम होगा, मोटिवेशन लेवल अपने आप बढ़ेगा, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्या है कि हम कुछ करने बैठते हैं तो हम ना उस चीज को बहुत लंबे टाइम तक करते रहते हैं और स्ट्रेस लेते रहते हैं, ठीक है? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा कुछ भी काम करने बैठे हैं उसके बीच में ब्रेक्स लें, ठीक है? इसको तो पोमोडोरो टेक्निक भी कहते हैं। तो जस्ट इमेजिन, मैं आपको पढ़ाई के एग्जांपल लेके देख रही हूँ, ठीक है? कि अगर, और मैं आपको इसके बाद इमोशन का भी यही सेम एग्जांपल दूंगी। तो आप पढ़ाई करने बैठे हैं और सबका ना एक मेंटल लेवल है कुछ कर पाने का। अब सबको क्या ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरा लेवल मुझे पता है 1 घंटे का, 1 घंटे से मैं ऊपर पढ़ने बैठ जाऊंगी ना, तो मैं बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं करूंगी, मैं बुक तो लेके बैठी रहूंगी, मेरे थॉट्स इधर उधर होंगे, ठीक है? तो इसका मतलब है 1 घंटे मैंने पढ़ाई की, फिर नेक्स्ट 15 मिनट्स मैंने ब्रेक लिया, ठीक है? और उस ब्रेक में मैंने वो कुछ भी किया जो मुझे अच्छा लगे, फोन देख लिया, यूट्यूब देख लिया, गप्पे मारे दोस्तों से, मम्मी पापा से बात कर ली, ठीक है? और फिर वापस 1 घंटे के लिए आके बैठ गई। आप इमोशंस की बात करें तो इसमें इमोशंस के साथ कैसे वर्क करेंगे आप, कि आपको अगर किसी बात का स्ट्रेस हो रहा है, कोई ऐसे थॉट्स हैं जो बार-बार टेंशन दे रहे हैं, तो आप अपने माइंड को बताइए कि अच्छा टेंशन लेनी है, ठीक है, लो टेंशन। अभी मैं अपने आप को 15 मिनट दे रहा हूँ टेंशन लेने के, बैठो और अच्छे से टेंशन लो उस 15 मिनट, ठीक है? सारे थॉट्स आने दो, प्रॉपर नेगेटिव सोचो, पूरी टेंशन लो, पर अपने आप को ये बता के रखो कि मैंने अपने आप को 15 मिनट ही दिए थे टेंशन के, अब इसके बाद आई गेट बैक टू व्हाटएवर आई हैड टू डू। जो भी मेरे को टास्क है जो करना है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो घर पे हेल्प कराने से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई अपनी हॉबी से रिलेटेड हो, 15 मिनट बाद आई विल गो बैक टू डूइंग दैट टास्क। और फिर आप फिर अगले 1 घंटे 45 मिनट वो टास्क करेंगे, फिर आपको टेंशन लेनी है, फिर ब्रेक लीजिए टेंशन लेने का, ठीक है? बट अपने इससे आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को ब्रेक लेके टेंशन लेना, आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है? कि मैं एक पॉइंट के बाद अपने आप को टेंशन नहीं लेने दूंगा, ठीक है? टेंशन एक दिन में नहीं जाती है, हो रहा है स्ट्रेस तो आई एम टेकिंग स्ट्रेस, बट नॉट ऑल डे, आई एम गिविंग सम टाइम फॉर दैट स्ट्रेस। उसके बाद आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन माई ओन माइंड एंड माई ओन रूटीन।
तो ये भी एक बार ट्राई करके देखना। बिकॉज हम जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, जितने भी बिजनेस टाइकून्स हमने देखे हैं, जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस को हम सुनते हैं, सोशल वर्कर्स को हम सुनते हैं, सो अल्टीमेटली हर्षिता मैम, मैं आपकी बात से वो रिलेट कर पा रही हूँ कि उनका एक मॉर्निंग रूटीन के अंदर वो एक स्पेसिफिकली अपने लिए आधे से 1 घंटे का टाइम रखते हैं, जहां पे दे नीड टू नरिश देयर माइंड एंड देयर सोल, कि हम सबके लिए टाइम निकालने वाले हैं पूरे दिन में, लेकिन अगर दिन की शुरुआत में हम वो कर लें जो हम करना पसंद करते हैं, वो सोना भी हो सकता है एज मैम सेज, लेकिन लाइफ टाइम सोने से क्या होगा, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर हम किसी चीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, चाहे वो बुक रीडिंग हो, चाहे वो कोई मूवी देखना हो, चाहे वो लोगों से बात करना हो, कोई अपना यू कैन हैव योर ओन फेवरेट फूड, कुछ भी हो सकती है वो चीज, आप न्यूज़पेपर पढ़ना हो, तो अगर किसी चीज में इन्वॉल्व कर लेते हैं हम अपने आप को, तो धीरे धीरे मुझे लगता है डाइवर्ट होना थोड़ा सा इजी भी हो जाता है, क्योंकि नींद की तो कोई लिमिट ही नहीं है जिस एज में अभी हम हैं। तो इसलिए अपने आप को मैनिपुलेट थोड़ा माइंड को करें, और अपने माइंड को साथ साथ समझाते रहें कि दिस इज फॉर दिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन, इसके बाद मुझे फिर से वही करना है। ये टेक्निक मुझे पर्सनली भी बहुत अच्छी लगती है। एंड थैंक यू हर्षिता मैम वंस अगेन। अगर अभी किसी का क्वेश्चन नहीं है तो आई वुड लाइक टू जस्ट वाइंड अप द सेशन फॉर टुडे, एंड ऑल द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स एंड स्पेशली हर्षिता मैम, अ बिग थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।